आज से नए कारोबारी साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते बाजार में भारी एक्शन देखने को मिला। इस एक्शन के बीच कई शेयर ने निवेशक को अप्रैल फूल बनाया तो किसी ने किया मालामाल। जी हां, दोनों तरफ के मौके मिलते हुए दिखे। तो आज के स्पेशल शो में हम ऐसे कुछ शेयरों की बातचीत करेंगे जिनमें अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में पैसे आपने लगाए और रिटर्न के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिला, निकले फिसड्डी ये शेयर। वहीं कुछ ऐसे शेयर्स की भी बात हम करेंगे जहां पर पैसे नहीं लगाने का मलाल आपको है। कौन से हैं वो शेयर और अब उनमें क्या करना चाहिए, इस पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मौजूद है मेरी पूरी टीम, वरुण दुबे, देवांशी आशर और कुशल गुप्ता। साथ ही हमारे साथ शेयरों पर सटीक स्ट्रैटेजी बताने के लिए जुड़ गए हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और कुशल, वरुण और देवांशी हमारा साथ इस रिसर्च में निभाने के लिए आपका भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं और अप्रैल फूल का मौका है। ऑफ कोर्स ऑफिस में होते तो ढेर सारी मस्ती हम करते, लेकिन मस्ती कम भी यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इस खास पेशकश में इसी तरह के शेयर्स हम लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं, ढेर सारे स्टॉक्स हैं, एक एक कर फटाफट सब आपको बताते हैं। पहले उस सूची से शुरुआत करते हैं जो शेयरों में आपने निवेश तो किया, लेकिन फिर उसके बाद इतने परेशान हुए आप, यानी कि वो शेयर ने आपको परेशान कर दिया, अप्रैल फूल बनाया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शेयर देवांशी हमें बता रही है। देवांशी, कौन सा शेयर लेकर आई हैं आप और क्या वजह रही जिसके चलते लोगों को परेशान किया स्टॉक में? बिल्कुल मानसी, आप देखिए पिछले साल अगर हम बात करें तो एक दूसरे को अगर अप्रैल फूल नहीं बनाया, लेकिन कोरोना ने जितना लोगों को फूल बनाया है, हम सबको घर में बिठा दिया है जैसे कि हम देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा अप्रैल फूल हमने इस बार देखा है कि कोरोना के चलते होता हुआ दिखा है। लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें हमने देखा पिछले साल काफी असर आता हुआ दिखा और काफी हाइप बना था कोरोना के चलते कि जो पहली वैक्सीन है वो किसकी तरफ से आएगी, कौन सी कंपनी है जिसके वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। और अगर आपको याद हो तो सबसे पहली वैक्सीन जो आने की उम्मीद थी वो फाइजर की तरफ से थी। लेकिन हमने देखा कि फाइजर ग्लोबली यहाँ पे वैक्सीन जरूर बना के उसके बाद उसको अप्रूवल जरूर मिला था, लेकिन भारत में हमारी यही उम्मीद थी कि भारत में भी जो सबसे पहली वैक्सीन आएगी वो शायद फाइजर ला सकता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा काफ़ी सारी डिस्कशंस होते हुए दिखे। फाइनली 2021 में हमने देखा कि फाइजर को दिक्कत ये थी कि अपने प्राइसिंग के हिसाब से उनको वैक्सीन लानी थी और इसके बाद हमने देखा कि फाइजर ने अपनी जो जितना भी रिक्वेस्ट थी वैक्सीन लाने की उसको वापस ले ली थी। तो उसके बाद हमने देखा कि फाइजर के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। तो जो सबसे पहला शेयर जिसकी हम बात करें वो फाइजर था। बहुत ही गेन्स या बहुत ज़्यादा लगातार इस स्टॉक में गेन्स बनते हुए दिखे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रिक्वेस्ट वापस ली तब हमने देखा कि इस शेयर में ऊपरी लेवल से काफी दबाव बना और उसके बाद इस स्टॉक में लगातार प्रेशर आता हुआ दिखा था। एमएनसी कंपनी है, भरोसा काफी था, फंडामेंटल्स काफी अच्छे थे, लेकिन इसी उम्मीद में काफी रिटेलर्स ने इसको लिया था। लेकिन अब काफी ऐसे निवेशक हैं जो हमसे रोज सवाल करते हैं कि अब फाइजर में क्या करना चाहिए। चलिए, तो पहला शेयर फाइजर। जैन साहब, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। भरोसा तो काफी दिलाया इस शेयर ने, लेकिन अब सवाल उठ खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है फाइजर पर आपका आउटलुक क्या है? नहीं, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। देखिए, सबसे पहले तो दाद देना चाहूंगा, जबरदस्त थीम है, लवली एंड इंटरेस्टिंग थीम, और स्टॉक्स का जो सिलेक्शन है वो भी जबरदस्त है। एंड फाइजर, मैं ये कहूंगा कि देखिए इसने वैसे फूल नहीं बनाया। मैं यही कहूंगा कि नीचे के लेवल्स पे हमने जब मार्च का लास्ट वीक था तब ये 3300-3400 के लेवल से रेकमेंड करके और बहुत ऊपर के लेवल्स पे जी बिजनेस में हमने रेकमेंड करके निकलवाया भी है लोगों को। बट यस, वैक्सीन के फ्रंट पे इंडिया में इसने फूल बनाया एक तरीके से। बट ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश। वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनीज, वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च बेसेस। और देखिए, मुझे भी ये लग रहा था कि जिस कंपनी ने वायग्रा बनाया तो वो कंपनी वैक्सीन में भी सक्सेसफुल होगी, और इंडिया में कुछ टेम्परेचर और इश्यूज और कुछ प्राइसिंग के इश्यूज को लेकर नहीं आ पाए। बट फिर भी मैं कहूंगा जिन वैल्यूएशन पे ये कंपनी है, जो फंडामेंटल्स दे रखी है कंपनी के, जो फंडामेंटल्स है, सेल्स की ग्रोथ देखिए आप पिछले 5 साल के अगर कैगर देखें तो 38% की कैगर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब बेहतरीन है एंड अच्छा करेक्टेड लेवल से। सो डाउनसाइड रिस्क इज एक्सट्रीमली लो। मैं तो यही कहूंगा कि इसको एग्रेसिवली बाय करें इन लेवल्स पे। ठीक है, तो चलिए, कुछ खबरों के चलते पीछे जरूर हटा हुआ है ये शेयर, या पीछे एक बार खिंच जरूर गया, लेकिन फिर भी आगे उम्मीदें कायम है। अगला शेयर वरुण हमें बताएंगे। वरुण, बताएं, अप्रैल फूल की थीम को लेकर आप कौन सा शेयर बता रहे हैं? शेयर ने परेशान किया है लोगों को? डेफिनेटली बहुत ज्यादा परेशान किया, और जब से इस कंपनी का आईपीओ आया तब से लगातार परेशान करते जा रहा है, क्योंकि आईपीओ का प्राइस कभी वापस आया नहीं। और ये स्टॉक है कोल इंडिया का,
देखिए पूरे मेटल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो जम के तेजी देखने मिली है। मेटल सेक्टर को देखिए करीब 150% के आसपास का उछाल देखने मिला और दिग्गज टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे काउंटर भी जो है वो दुगने तिगने हो चुके हैं। लेकिन इस काउंटर को देखिए पूरे साल किस लेवल पे ट्रेड किया है, 130, 140 इसी लेवल पे ट्रेड करते आया है। इसका 52 वीक हाई 163 का है, 52 वीक लो 110 रुपए के आसपास का है, यानी कि इस 50 रुपए के दायरे में ही ये काउंटर लगातार ट्रेड करते आया है। देश में जो कोयला का इंपोर्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाए, उसका फायदा इस कंपनी को नहीं मिला। बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है जिसमें कोयला का इस्तेमाल होता है, माना जा रहा था उसका फायदा मिलेगा, उसका फायदा भी इस कंपनी को नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है पूरी तरह से अंडर परफॉर्मर रहा है। डिविडेंड डील के नाम पे लोगों ने स्टॉक को खरीदा, एक साल में करीब 12.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया। डिविडेंड डील 10% के आसपास है, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस काउंटर का। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसपे लगातार ब्रोकरेज हाउस भी कहते गए 180-200 का लेवल देखने मिलेगा, लेकिन वो कभी आया नहीं। उम्मीद थी लेकिन उम्मीद पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है स्टॉक। बिल्कुल, तो कोल इंडिया अगला शेयर हमारी तरफ से। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? उम्मीदें तो बड़ी बड़ी लगाई लोगों के, काफी ज्यादा गोल्स भी थे इस शेयर को लेकर, लेकिन जो भी उम्मीदें थे उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है शेयर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और वरुण जी ने बहुत बढ़िया से कहा कि देखिए कैपिटल अप्रिसिएशन के लेवल पे भी फूल बने हैं और जो डिविडेंड यील्ड है उसको लेकर फिर भी मैं ये कहूंगा कि डिविडेंड यील्ड इन स्टॉक्स में वो देखना पड़ता है और वहां पे अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है ये स्टॉक। बट फिर भी यही कहूंगा कि बाय करके ही चलना चाहिए क्योंकि PSUs अब फ्लेवर में आए हैं। हो सकता है एक साल फूल बने हैं बट आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, जो वैल्यू है, जो करेक्शन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इन सबको देखते हुए लगता है कि इस स्टॉक को कहीं ना कहीं लिया जा सकता है और स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। एंड जो टारगेट मैं दूंगा वो 160 का टारगेट आने वाले अप्रैल फूल तक। ठीक है, तो एक बार बाइंग करने के बारे में स्टैगर्ड मैनर में सोचा जा सकता है। टारगेट्स भी संदीप जी ने आपको सुझाए हैं, लेकिन कोरोना काल में क्या या फिर उससे पहले भी कभी हमने ऐसा सोचा था कि खाने पीने मौज मस्ती पर ताला लग सकता है? जी हाँ, ऐसा भी हुआ। एंटरटेनमेंट, मूवीज, ये सब भी खत्म होता हुआ दिखा। कह सकते हैं कि एक तरह से लॉकडाउन वहां पर भी लग गया, उसका असर भी कुछ शेयरों पर पड़ा है। कुशल हमें बताएंगे कौन सा शेयर है जिसने एक तरह से अप्रैल फूल बनाया और लोगों को परेशान किया। कुशल बताएं। बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट मूवी की आप बात कर रहे थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है लगातार, जैसे कि लॉकडाउन रिड्यूस होने लगे, इनफैक्ट यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे जब कोविड शुरू हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। और PVR में अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो 52 वीक लो जो कंपनी ने बनाया है वो 19 मई को बनाया था 706 रुपये के लेवल्स का। उसके बाद से जब जून से ऑनवर्ड जो है लॉकडाउन की अनलॉकिंग होने लगी, इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज आया उसके बाद से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है बेहतरी के संकेत देखने को मिलेंगे। पर वापस से अब वो जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, मूवी रिलीज डेट्स जो हैं वो आगे एक्सटेंड होती हुई जा रही है और इसी वजह से अगर आप देखें तो 21 जनवरी को जो इसने हाई बनाया था करीब 1600 रुपये का, उसके बाद उससे फिसल कर ऑलमोस्ट 1200 रुपये के लेवल्स पर फिर से PVR ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कंटिन्यूअस अनिश्चितता के फेज में जो है ये स्टॉक हमें नजर आ रहा है और इसी वजह से निवेशक परेशान है इसमें निवेश करके। बिल्कुल संदीप जी, PVR है हमारी तरफ से अगला शेयर। और इनफैक्ट देश में लॉकडाउन खत्म होने के चलते तेजी आई, लेकिन ये जो तेजी खुशी के दिन थे वो ज्यादा टिक नहीं पाए। उतार चढ़ाव के बीच ही लगातार पिछले एक साल से हम देख रहे हैं इसके कारोबार और साथ ही स्टॉक में भी मूवमेंट है। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, मैं तो वैसे फूल बनाऊं कि मुझे लगा था कि जब किसी बिजनेस का कारोबार ही नहीं चल रहा किसी कंपनी का और बहुत टूटना चाहिए, बट जिस तरीके से बाउंस किया तो देखिए कितने स्ट्रॉन्ग इनके लिए व्यूज और इन्वेस्टर्स कितने आतुर है कि स्टॉक को लिया जाए। सो वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स था और मैं ये कहूंगा कि 705 से 1600 तक का सफर था पूरे साल में। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से रिवाइवल आएगा, बट यस, वापस से लॉकडाउन और कई स्टेट में हो रहा है, सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। तो आपने PVR पर अपनी राय दी है, पर आगे के लिए जो है नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक जो है वो मानसी हमारे लिए लेकर आएगी, क्योंकि देवांशी, वरुण और मैंने तो आपको रेकमेंड बता दिए हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपने पैसे लगाकर जो है वहां पर आपने चिंता जो है अपनी बढ़ी है। और इसी सूची में आगे जो स्टॉक है वो मानसी हमें बताइए। मानसी बताइए।
जी बिल्कुल कुशल, देखिए फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स देख लीजिए, ये शेयरों ने एक तरह से लोगों को उम्मीदें दिखाई, उसके बाद परेशान भी किया। सारे के सारे फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स इस सूची में आ सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप पर फोकस कर रहे हैं हम। एक तो इनका हिस्सा जो कि बिक नहीं पाया, इसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस पर देखने को मिला। इसके बाद रिलायंस के डील के चलते स्टॉक में एक बार मूवमेंट भी देखने को मिली, अच्छी तेजी का दौर भी था, लेकिन अमेजॉन की तरफ से रिलायंस डील पे आपत्ति से डील जो है वो रुकती हुई दिखी। उसके बाद एक इवेंचुअल नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखा। अब अगर इनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करें, कंपनी की वित्तीय हालत जो है वो खराब है, साथ ही कर्ज भुगतान पे भी कंपनी काफी दिनों से, काफी समय से डिफॉल्ट किए जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि एक तरह से साबित होती हुई देखी फ्यूचर ग्रुप के शेयरों को, या फ्यूचर ग्रुप ऑल टुगेदर को एक रिस्की बेट के तौर पर दिखाने लगी। जैन साहब, आपकी राय फ्यूचर ग्रुप शेयरों पर क्या होगी? ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं हमेशा से नेगेटिव था, भले ये बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज आए तब मेरा शायद गलत भी पड़ा था राय, बट फिर वापस से मैं बोलूंगा कि जो उन्होंने भी ले रखा है वो कहीं ना कहीं एग्जिट ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी रखे। बहुत दिक्कत आने वाली है, कोर्ट में हर लेवल पे चल रहा है मामला। सो आई एम नॉट वेरी वेरी बेरिश एंड मुझे लगता है एग्जिट की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब हमने आपको वो सारे शेयर्स बता दिए हैं एक एक करके जिसमें पैसे लगाकर अगर किसी ने लगाए हैं तो पछताए लोग, लेकिन आप वो सोचिए, आपको बताते हैं जहां पर पैसे अगर नहीं लगाएं तब भी आप पछताए हैं, क्योंकि शेयरों ने ऐसा सरप्राइज किया है कि आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हमने निवेश क्यों नहीं किया। पहला शेयर देवांशी हमें बताएंगी। देवांशी, बताएं कौन सी सेगमेंट, कौन से सेक्टर से जुड़ा शेयर है और किस तरह से लोगों को सरप्राइज किया इस शेयर ने? आईटी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है और काफ़ी सरप्राइजिंग मूव हमने इस स्टॉक में देखा है। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन्स दिए हैं या रिटर्न्स डायरेक्टली हमें देखने मिले थे, लेकिन ये जो स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ इसने सबसे बड़े डिविडेंड्स का ऐलान किया था पिछले साल के। अगर हम बात करें, बिल्कुल आपने जो गेस किया है मजेस्को, इसकी हम बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने मास्टेक, इनकी जो प्रोमोटर्स है, इनसे भी आपने काफ़ी चीज़ें सुनी मजेस्को के बारे में, लेकिन मैं इसलिए इस स्टॉक के लिए बात कर क्योंकि अगर आपने स्टॉक में खरीदारी की थी तो आपको 900 रुपए से भी ज्यादा के बड़े डिविडेंड्स यहाँ पे मिलते हुए दिखे थे। बहुत ही चुनिंदा कंपनीज होती हैं जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना बेहतर होता है, मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि जो भी कंपनी में उनको या जो हिस्सा बिक्री होती हुई दिखी उसके बाद जितना पैसा उन्होंने जुटाया वो उन्होंने डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया है। और उसके चलते हमने देखा एक बड़ा सा फॉल या एडजस्टेड जो प्राइजेस थे वो आपको स्टॉक में दिखे, लेकिन जो डिविडेंड्स मिलते हुए दिखे वो काफ़ी भरपूर थे। हर स्टॉक पे आपने देखा करीब 900 रुपए से ज़्यादा के डिविडेंड्स इस कंपनी ने दे दिए थे। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अब कंपनी में जो एक ओपन ऑफर की भी बातचीत होती हुई दिख रही है। तो अगर अभी भी आपके पास ये स्टॉक है तो अभी भी इसमें काफ़ी भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक था जहाँ पे लोगों के पास जो नहीं था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो ये सोच के चल रहे थे कि ये स्टॉक मेरे पास या मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं था, क्योंकि दोनों कंपनीज काफ़ी बेहतर थी इस प्रमोटर ग्रुप की। बिल्कुल संदीप जी, आपकी राय मजेस्को पर क्या होगी? पॉजिटिवली सरप्राइज किया लोगों को? या बिल्कुल पॉजिटिवली सब लोग ये अप्रैल फूल बन गए। बट इसमें मैं एक बात कहूंगा, अनिल जी ने एक जबरदस्त शो किया था और इसके ऊपर बहुत सारी क्लैरिटी आई थी, मुझे बहुत पॉइंट्स क्लियर हुए थे और उस टाइम पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख भी रही थी जहां पे टैक्सेशन को लेकर कुछ अपॉर्चुनिटी थी। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि मेरे कोई कमेंट्स नहीं अब मजेस्को के ऊपर, आई एम नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इनफ टू कमेंट ऑन कि अब मैं आगे क्या करवा सकता हूं। बट यस, जो डिविडेंड दिया इन्होंने हिस्ट्री बना दी। बिल्कुल, तो चलिए जो खबरें रही वो तो अच्छी रही, जिनके पोर्टफोलियो में अगर शेयर किसी के था तो फिर वो तो खुश हुए और पॉजिटिवली सरप्राइज भी होते हुए दिखे, जिनके पास नहीं था उन्हें जरूर पछतावा हुआ। लेकिन ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ा एक शेयर अब कुशल से जान लेते। कुशल, बताएं ऐसा कौन सा शेयर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा रहा जिसने लोगों को पॉजिटिवली सरप्राइज किया? कोई डाउट नहीं है मानसी, टाटा मोटर्स आप देखिए FY21 में सबसे बड़ा परफॉर्मर ये निकल कर आया। इनफैक्ट जो सेकंड बेस्ट परफॉर्मर था निफ्टी में, कल मैं डेटा देख रहा था FY21 का, तो उसमें 328% के गेंस इस कंपनी ने दिए हैं। और दूसरा जो सेकंड स्पॉट पे था वो था हिंडाल्को, जिन्होंने करीब 242% के रिटर्न दिए हैं। आपको ट्वीट तो याद ही होगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तो वो वाला जो ट्वीट था उससे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में आता हुआ दिखा था, जो टेस्ला के साथ इनके करार की बातें चल रही थी।
थी। और साथ ही आपने देखा कि ईवी को लेकर जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रियाएं हैं और यहाँ पर टेस्ला की भी जब भारत में एंट्री हो गई है, ये स्टॉक काफ़ी बड़ा फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। और पैसेंजर व्हीकल्स आप देखिए, इनके जो मंथ ऑन मंथ इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर आंकड़े आते हुए दिख रहे थे, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और सीवी साइकिल में भी रिकवरी है। तो ओवरऑल अक्रॉस सेगमेंट जो है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स टाटा मोटर्स में हमें देखने को मिली है। और स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर भी जो जिस तरह के ऐलान किए गए हैं, उससे भी काफ़ी बड़ा फायदा टाटा मोटर्स को पहुंचता हुआ दिखा है। तो 52 वीक लो अगर आप देखें तो 3 अप्रैल को करीब 65 रुपए के भाव पर ये बिक रहा था और ऑलमोस्ट इन्होंने 350 रुपए के हाईज लगाए हैं। तो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको इस स्टॉक में देखने को मिली है। बिल्कुल संदीप जी, कोई दो राहें नहीं है। टाटा मोटर्स यहाँ पर कंपनी आने और कंपनी की कारोबार ने शेयर धारकों को काफी ज्यादा खुश किया है। आपकी राय क्या होगी? या बिल्कुल, टाटा मोटर्स ने भी बाजार में ऐसा काम कर दिया। जो अभी गाने की बात चल रही थी तो मैं उसकी आगे की लाइन गाया हूँ। सो टाटा मोटर्स ने देखिए बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज किया एंड आई वाज वेरी वेरी बेरिश अबाउट द स्टॉक शुरुआत में, जब इनके डेट्स के फिगर्स को देख के। बट मैनेजमेंट ने जो कन्विक्शन दिखाया और मैनेजमेंट ने जो हौसला बढ़ाया इन्वेस्टर्स का कि हम लोग अब इसमें डेट्स को लेकर काफी चिंतित है और हम लोग आगे इसको रिड्यूस करेंगे, एंड फिर दिग्गज इन्वेस्टर्स भी कुछ निवेश किए इसमें। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि टाटा मोटर्स डीवीआर पे भी ध्यान रखा जा सकता है, बट मैं यही डिस्काउंट बढ़ा टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में, दैट कैन बी वन अपॉर्चुनिटी। बट ओवरऑल मेरी तरफ से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की ही राय है। ओके, तो चलिए पॉजिटिव है यहाँ पर टाटा मोटर्स पर संदीप जी भी। लेकिन अगले शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब किसी कंपनी को कारोबार में काफी ज्यादा ऑर्डर्स लगातार मिलते हुए दिखे तो इस बात को बिल्कुल समझिएगा कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और अच्छे लेवल्स पर काम कर रही है, जिसके चलते अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। मैं ठीक कह रही हूँ नहीं वरुण? कौन सा शेयर आप बताने वाले हैं अगला? डेफिनेटली ऑर्डर विन्स तो इस कंपनी के जबरदस्त है और मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन की। और देखिए, वैसे तो ऑर्डर विन्स की खबरें लगातार इस कंपनी के लिए आई कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले और रिन्यूएबल सेक्टर में एक कंपनी है, लेकिन पूरे साल लोगों को समझ में नहीं आया कि इस काउंटर में ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक 144 का था एक समय पे और करीब करीब 1340 के आसपास के लेवल तक गया था। डेफिनेटली स्टॉक में जोरदार तेजी देखने मिली और अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अडानी एंटरप्राइजेस से भी बड़ी 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट शेयर था। तो लोग सोचते ही रह गए कि इसमें पैसा लगाऊं। जिसने नहीं लगाया वो सबसे ज्यादा पछताया है, लेकिन जिसने लगा भी लिया है उसको आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी तेजी आई क्यों। बिल्कुल संदीप जी, अदानी ग्रीन पर आपका क्विक रिव्यू हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं तो बहुत गलत पढ़ा हूँ इस ग्रुप पे और इस पर्टिकुलर स्टॉक पे और फूल ही बनाओ पूरा एक्चुअली में। तो मैं तो यही राय दूंगा कि जिन्होंने ले रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग करते चले। इतने बड़े रिटर्न्स नहीं मिलते हैं जनरली लाइफ में, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर समझदार ट्रेडर टाइप के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडवेस्टर हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, वैसी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बट ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग की राय है। बिल्कुल संदीप जी, तो अदानी ग्रीन पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग की राय है, पर एक राउंड और भी हो गया हमारा मानसी। तो देवांशी ने जिसको बताया, मैंने आपको टाटा मोटर्स बताया और वरुण ने अदानी ग्रीन पर अभी अपनी बातें रखी। फ्यूचर ग्रुप के बाद आपका अगला कौन सा स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र है और अप्रैल फूल के दिन पर? बिल्कुल पॉजिटिवली जिस शेयर ने सरप्राइज किया, और मुझे पता है सब लोग इस शेयर से इत्तेफाक रखेंगे। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, इतना पॉजिटिव सरप्राइज इस शेयर ने किया है और जो धुआंधार तेजी पिछले दिनों इस शेयर में देखने को मिली है काबिले तारीफ है। 52 वीक हाई इनके अगर देखें 201 रुपए 75 पैसे हैं, वहीं 52 वीक लो 56 रुपए हैं। आपको बता दें कमजोर लिस्टिंग होती हुई दिखी थी, उसके बाद शेयर में ये जो है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। शानदार तेजी के साथ स्टॉक ने ट्रेड करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, अनिल सिंघवी ने जब 85 से 89 तक के लेवल्स में ये ट्रेड कर रहा था तभी बताया था कि इस शेयर में बहुत ज्यादा दमखम है और इसे निवेश के नजरिए के हिसाब से आपको देखकर चलना चाहिए। जब उन लेवल्स पर अगर किसी ने यहां पर एंट्री ली होगी तो देखिए कितना ज्यादा मुनाफा कमाता हुआ देखा होगा। लिस्टिंग के बाद स्टॉक में लगातार 8 लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखे थे। कितने मौके आए जब एंट्री ली जा सकती थी, और कंपनी के पास पड़ी जमीन की कीमत के चलते स्टॉक की री रेटिंग भी हुई। लगातार ऐसा समय भी आया जब एंट्री लेने के बारे में सोचा जा सकता है, फिर ऐसा समय भी आया जब लोगों को लग रहा था कि अब तो ये हमारी रीच से ही बाहर हो गया। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? तो लास्ट तो मैं पूरा कॉपी करूंगा अनिल जी को। आज मैंने शर्ट भी ब्लैक पहना और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पे जब मेरी रिसर्च टीम के साथ बैठा हुआ था तो रिव्यूज कुछ अलग अलग आ रहे थे। नहीं, अनिल जी ने इसका भी बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है और
मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए, जबरदस्त वैल्यू है एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड ये आराम से 190 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है या एक साल में, बट यस बाय ऑन डिक्लाइंस इन स्टैगर्ड मैनर। चलिए, तो बिल्कुल 8 शेयर्स हमने आपको बता दिए हैं। 2 बोनस शेयर हम आपको क्विकली बता रहे हैं। कुशल हमें बताएंगे एक शेयर। कुशल बताएं। मानसी, भारती एयरटेल अगला स्टॉक है। आप देखिए 52 वीक लो 394 रुपए का इसने 19 अक्टूबर 2020 को बनाया था और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनएसडीएल के वेटेज को मामले को लेकर बात चल रही थी और एजीआर मामले पर भी बहुत प्रक्रिया जो है आगे पीछे हो रही थी, उस वजह से इसने 52 वीक लो बनाया। पर कहीं ना कहीं उसके बाद निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो इसमें बढ़ता गया। टैरिफ हाइक्स और 5G ऑक्शन आगे आने वाले समय को लेकर निवेशक जो है 623 का हाई जो है 52 वीक हाई कंपनी ये मारते हुए नजर आई थी। पर कहीं ना कहीं फिर से अब बाजारों में ये थोड़ा सा इम्पैक्ट इस स्टॉक पर आता हुआ दिखा है और 517 के लेवल्स पर अभी हाल फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओके वरुण, आप भी अपना शेयर बता दीजिए, उसके बाद दोनों ही शेयर भारती एयरटेल और आपके शेयर पर जैन साहब से उनकी राय लेंगे। वरुण, आपकी तरफ से जो आखिरी शेयर है वो आप बता दीजिए। डेफिनेटली देखिए, मेरे तरफ से जो आखिरी शेयर है वो है वेदांता का। यहाँ लगातार लोग बेवकूफ बने हैं। सबसे पहले डीलिस्टिंग की प्राइस 87 पे आई, जिसने दे दिया वो बेवकूफ बना। उसके बाद बायबैक की प्राइस 160, फिर 235। लगातार ये स्टॉक जो है, ये कंपनी के प्रमोटर जो है हिस्सा खरीदना चाहते थे, लेकिन जिस भी भाव पे हिस्सा खरीदना चाहते थे उसके ऊपर ये स्टॉक जाके ट्रेड कर रहा है। तो जिसने दे दिया वो तो बेवकूफ बन गया, लेकिन जिसने रखा है शायद वो काफी समझदार था। ठीक है जैन साहब, भारती एयरटेल और वेदांता दोनों पर आपका क्विक रिव्यू हम जानना चाहेंगे। भारती में आई एम क्वाइट बुलिश। मेरे हिसाब से भारती को लेके चलना चाहिए और अच्छा खासा परफॉर्म करेगा आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में। और वेदांता को लेकर देखिए, एक्चुअली मैं भी हमेशा गलत ही पढ़ा हूं। मैं कोई बहुत पॉजिटिव राय नहीं देता था और बहुत बढ़िया चल गया डीलिस्टिंग की न्यूज की वजह से। सो फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए स्टॉक में। पोटेंशियल बहुत है, बेस मेटल्स और जो भी चीजों में ये डील करते हैं सब में बहुत बड़ी बड़ी तेजी आई हुई है। सो इट कैन गो, बट स्टिल मेरे पास दूसरे ऑप्शंस है तो मैं वहां पे ज्यादा ध्यान दूंगा।